हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में विदेशी जो राजवंश थे उनके बारे में पढ़े। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वदेशी राजवंश, जो उत्तर मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत पर शासन किया जिन्होंने। तो स्वदेशी राजवंश की अगर हम बात करते हैं, स्वदेशी राजवंश में पहला जो आता है वो है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो जानकारी के जो स्रोत है शुंग वंश के, उसमें गार्गी संहिता और पतंजलि का महाभाष्य, दिव्यावदन दिव्यावदान जिसे कहते हैं, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम और बाण का हर्षचरित और विदिशा में स्थित देशनगर स्तंभ शिलालेख से हमें इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देशनगर शिलालेख प्राकृत में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि ये शुंग थे कौन। तो शुंग भारद्वाज कुल के ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। भारद्वाज कुल के ब्राह्मण से संबंधित हैं और मौर्य शासन के दौरान इन्होंने उज्जैन क्षेत्र में, किसके शासन दौरान? मौर्यों के शासन काल के दौरान उज्जैन क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है? वायसराय का पद इन्होंने संभाला। इनके जो साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो गंगा नदी से नर्मदा घाटी, विदिशा और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों तक इनका साम्राज्य विस्तार रहा। प्रमुख शहरों में उज्जैन, साकेत, सांची, मथुरा और कपिलवस्तु थी। प्रारंभिक राजधानी इनकी थी जो वो थी पाटलिपुत्र। शुंगों की प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के बाद में उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा स्थानांतरित कर दी। ठीक है, तो शुंगों की जो पहली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और बाद में इन्होंने इसे बदलकर विदिशा कर दिया। अब हम बात करेंगे कि इस वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो शासक था वो है पुष्यमित्र शुंग। पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग की हम बात करें तो ये शुंग राजवंश का संस्थापक था और बृहद्रथ जो नंद वंश का शासक था, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसके अधीन एक ब्राह्मण और सेना प्रमुख था। ठीक है, और बृहद्रथ कौन थे? ये अंतिम मौर्य राजा रहे हैं। इनके शासन काल के दौरान जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, इनके सेना का प्रमुख था। ठीक है, और अब हम आगे बात करेंगे कि बृहद्रथ को हराने के बाद पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ शुंग साम्राज्य की स्थापना करता है। इन पर ग्रीक राजा मेनेंडर और डेमेट्रियस द्वारा हमला किया गया था। ठीक है, और विजयी हुए थे। गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम में ये बताया गया है। किसके ऊपर हमला होता है? पुष्यमित्र शुंग के ऊपर ग्रीक राजा जो मेनेंडर थे और डेमेट्रियस, ये क्या करते हैं? इनके ऊपर हमला करते हैं और वहां पर पुष्यमित्र शुंग उनसे जीत जाते हैं। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम में। गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम में यह जानकारी मिलती है कि ग्रीक राजा मेनेंडर और डेमेट्रियस ने क्या किया था? इनके ऊपर हमला किया था और ये उनसे जीत जाते हैं। ठीक, पुष्यमित्र ने कलिंग राजा खारवेला को भी एक युद्ध में हराया था। इसने विदर्भ क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त की थी और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। इसने सांची और भरहुत में बौद्ध स्तूपों का जीर्णोद्धार कराया और सांची में एक पत्थर का प्रवेश द्वार भी बनवाया। दिव्यावदान जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पुष्यमित्र को बौद्ध मठों का विनाशक बताया गया है। ठीक है, एक तरफ ये बताया गया है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने जो है बौद्ध स्तूपों के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है उसमें पुष्यमित्र को बौद्ध मठों का विनाशक भी बताया गया है।
पुष्यमित्र ने वाजपेयी और राजसू जैसे वैदिक यज्ञ भी किए, वैदिक बलिदान भी किए। धनदेव के अयोध्या शिलालेख के अनुसार इन्होंने अश्वमेध या अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है उन्होंने किया है। संस्कृत जो व्याकरणविद पतंजलि हैं, पतंजलि को पुष्यमित्र सिंह ने क्या किया था, संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इस तरह से पुष्यमित्र जो है शासन किया है। पुष्यमित्र के बाद जो है दूसरे शासक आते हैं, उनका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र अग्निमित्र ये पुष्यमित्र सिंह के पुत्र रहे हैं। कालिदास की सर्वाधिक प्रशंसित कविता मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम जो इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम, ये अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी के बारे में बताती है। अग्निमित्र के बाद उनका जो पुत्र था सुज्येष्ठ, अग्निमित्र का बेटा सुज्येष्ठ और उनके पुत्र वसुमित्र सिंहासन पर बाद में बैठे हैं। तो अग्निमित्र के बाद गद्दी पे बैठने वाले सुज्येष्ठ और उनका बेटा वसुमित्र सिंहासन पर बैठे। आगे हम बात करेंगे भागभद्र या भागवत की। तो ये एक प्रकार का जो है हेलियोडोरस द्वारा जो है बेसनगर शिलालेख में उल्लेख कराया गया था, भागभद्र और भागवत। हेलियोडोरस इंडो ग्रीक शासक अमतालाकिता जो तक्षशिला के एंटी अल्कीड्स के यूनानी राजदूत थे जो शुंग दरबार में आए थे, और वो खुद को भगवान कृष्ण और गरुड़ का मतलब विष्णु का वाहन मतलब भागवत और उपासक बताते हैं। इन्होंने विष्णु भगवान के सम्मान में हेलियोडोरस स्तंभ का भी स्थापना किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि हेलियोडोरस स्तंभ भी स्थापित किया है। किसके उपलक्ष्य में, तो भगवान विष्णु के भागवत धर्म के अनुयायी होने का उन्होंने जो है यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण कराया गया, इसका नाम हेलियोडोरस स्तंभ था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम कि शुंग साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो देवभूति जो अंतिम ज्ञात शासक शुंग राजवंश के माने जाते हैं, तो उनके मंत्री वासुदेव कणव ने मार डाला था, जो बाणभट्ट में दिया गया था। पतन के बाद मगध में कणव वंश की स्थापना हुई, जिसने 73 से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने 4 पीढ़ियों तक शासन किया है। कणव शासन के पतन ने अयोध्या, मथुरा, कौशाम्बी और अहिच्छत्र जैसे स्वतंत्र क्षेत्रों को जन्म दिया। अब हम बात करेंगे शुंग राजवंश का योगदान क्या क्या था। तो शुंग राजवंश के योगदान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धर्म और जाति प्रणाली हुई, पुनर्जीवित ब्राह्मणवाद और भागवतम का जो है फिर से उदय होता है। भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा को यहाँ पर प्रमुखता मिली है, क्योंकि यह अदालत की भाषा बन गई। अधिकांश जो बौद्ध कृतियां हैं, जो रचना हुई हैं, वो किसमें हुई, संस्कृत में होनी शुरू हो गई। कला की बात करें तो मानव आकृतियों और प्रतीकों के उपयोग में वृद्धि हुई। इन्होंने बौद्ध स्तूपों की रेलिंग और प्रवेश द्वारों में मौर्य द्वारा लकड़ी के उपयोग को पत्थर से बदल दिया। भरहुत शिलालेख भारतीयों के जीवन और दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। क्लियर है कि बात करें हम मंदिर और भवन की, तो मंदिर निर्माण शुरू हुआ। ऐसा ही एक उल्लेखीय उदाहरण विदिशा में विष्णु मंदिर है। बेसनगर स्तंभ के पास के प्राचीन मंदिर के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां ग्रीक राजदूत ने अपनी भक्ति का एक अंकित अभिलेख छोड़ा था। ठीक है, अगला राजवंश है कणव। अगला राजवंश है कणव। कणव राजवंश अगर हम बात करें तो ये शुंग वंश के पतन के बाद सत्ता में आते हैं, और कणव वंश का ब्राह्मणवादी मूल था। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था वासुदेव कणव। संस्थापक का नाम क्या था, वासुदेव कणव, और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। वासुदेव कणव और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। महत्वपूर्ण कणव शासकों में वासुदेव कणव जो संस्थापक थे, और दूसरा है सुशर्मन। दूसरा है सुशर्मन। जो सुशर्मन रहे हैं ये अंतिम कणव शासक, जो सातवाहन राजा बलिपुच्छ द्वारा क्या किए गए थे, मार दिए गए थे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो सुशर्मन रहे हैं ये अंतिम ज्ञात शासक हैं। इनको किसने मारा था? तो सातवाहन के जो राजा थे जिनका नाम था बलिपुच्छ, बलिपुच्छ, इनके द्वारा जो है सुशर्मन को मार दिया गया। यहीं से कणव वंश की समाप्ति हो जाती है। फिर हम बात करेंगे स्वदेशी राजवंश में ही, तो था चेदी। स्वदेशी राजवंश में ही एक राजवंश है चेदी, और चेदी जो होते वो कलिंग राजवंश के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे चेदियों के बारे में। तो चेदी या चेत राजवंश जो 16 महाजनपदों में से एक था। ब्राह्मणवादी, बौद्ध और जैन साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। चेदी वंश के राजाओं के अधीन कलिंग प्रमुख हुआ। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे महामेघवर्मन। महामेघवर्मन चेदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है। इनकी राजधानी संस्कृत में सुक्तिमती और पाली में सोथिवती नगर। तो संस्कृत में इनकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। ठीक है। और पाली भाषा में अगर हम इनकी राजधानी की बात करें तो उसका नाम था सोथिवती नगर। सोथिवती नगर। तो संस्कृत में सुक्तिमती और पाली भाषा में सोथिवती नगर। इसके सबसे बड़े शासक की अगर हम बात करें तो कलिंग का खारवेला जो पहली शताब्दी में सत्ता में आया था, वह चेदी वंश के तीसरे शासक थे और इन्हें भीखू राजा के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? तो जो खारवेला थे इन्हें भीखू राजा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया और उदयगिरी पहाड़ियां जैसे रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, गणेश गुम्फा, गुफाओं में जैन भिक्षुओं के लिए इन्होंने गुफा आश्रय प्रदान किया। इन्होंने एक विशाल महल का निर्माण भी किया था जिसे विक्टर के महल के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने जो विशाल महल का निर्माण किया उसे विक्टर महल के रूप में जाना जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हाथी गुम्फा शिलालेख की। तो ये जो शिलालेख है ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह खारवेला द्वारा अंकित किया गया। खारवेला की उपलब्धियों को ओडिशा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख में दर्ज किया गया। इसमें यह कहा गया कि खारवेला ने कलिंग क्षेत्र में नंद द्वारा निर्मित सिंचाई नहरों का पुनः निर्माण कराया था और उन्होंने सातकर्णी प्रथम और तृतीय तमिल राज्यों के एक संघ को भी हराया था। तो खारवेला के बारे में हाथी गुम्फा शिलालेख में ये बातें जो है बताई गई है। और ये कहा गया कि इसने मगध पर 2 बार विजय प्राप्त की। पहले आक्रमण में वह तीर्थंकरों की जैन मूर्तियों को वापस लाया था जिन्हें पहले महापद्मनंद ने संभाला था। और ये शिलालेख से ये भी साबित करता है कि महावीर की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर जैन धर्म राजधर्म कैसे बना। तो इस तरीके से जो है चेदियों के जो शासक रहे हैं इनके लिए जाने जाते हैं। तो तीसरा हमारा जो स्वदेशी राजवंश था वो है चेदी। अगला राजवंश है सातवाहन। अगला राजवंश है सातवाहन। सातवाहन राजवंश की अगर हम बात करें तो सातवाहन जो है पहले वे मौर्यों के सामंत थे, बाद में वे आंध्र गए और उन्हें आंध्र वृत्य अर्थात आंध्र के दास कहा गया। लेकिन इनके जो सिक्के हैं शिलालेख हैं इसमें कहीं भी इन सब बातों का उल्लेख नहीं। बात करते हैं राजधानी की। तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान इनकी राजधानी रही है। और साथ ही साथ प्रतिष्ठान का मतलब आधुनिक पैठान का क्षेत्र। और बाद में उन्होंने धरनी कोटा या धान्य कटक राजधानी स्थानांतरित कर दी। धरनी कोटा या धान्य कटक राजधानी क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी, जिसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। इनकी जो आधिकारिक भाषा थी ये प्राकृत थी। और प्राकृत में कैसी थी? महाराष्ट्री प्राकृत, मतलब मराठी प्राकृत भाषा जो है इनकी आधिकारिक भाषा थी सातवाहनों की। ठीक है। इसके संस्थापक का नाम था सिमुक। सातवाहनों के संस्थापक का नाम क्या था? इसका नाम था सिमुक। और सिमुक इसके संस्थापक थे। पहले साम्राज्य में आधुनिक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल थे। बाद में इसका विस्तार उत्तरी कर्नाटक, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र को
शामिल जो है इसमें कर लिया गया। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा नाने घाट शिलालेख में इनके बारे में बताया गया है। प्लिनी की बात करें तो प्लिनी के अनुसार साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसमें कई गांव, 30 दीवार वाले शहर और कई राज्य थे, जो 1 लाख पैदल सेना, 2000 घुड़सवार सेना और 1000 हाथियों को बनाए रखे हैं। प्रमुख शासकों की बात करें इस राजवंश के तो पहला नाम है सिमुक, ये संस्थापक थे और इनके सिक्के जो है तो वो कोटिलिंगाला, अच्छा वर्तमान का तेलंगाना, पुराना नाम कोटिलिंगाला, वर्तमान का तेलंगाना में पाए गए। दूसरे शासक थे सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम स्वतंत्र सातवाहन शासक थे। नागनिका सातकर्णी की पत्नी, जिसके नाने घाट शिलालेख में उनकी जीत के बारे में बताया गया। ये भी बताया गया कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। इन्हें दक्षिणा पदपति और अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां भी मिली है। और इन्होंने सातकर्णी ने खारवेलों को हरवाया था। तो खारवेला को क्या किया था इन्होंने? हरवाया था। और सांची स्तूप को इन्होंने दान भी दिया है। सिमुका, कृष्ण और नागनिका 3 राजकुमारों और 1 रानी की मूर्तियों के साथ इनकी मूर्ति नाने घाट गुफाओं में पाई गई है। क्लियर है? तो ये हम बात कर रहे थे सातकर्णी प्रथम। अगले जो शासक थे उनका नाम था कुंतल सतकर्णी। इन्हें गुणाद, जिन्होंने पैसाची प्राकृत में बृहत कथा लिखी और संस्कृत में कथांतर व्याकरण के लेखक सर्व वर्मा जैसे विद्वानों को उन्होंने क्या किया है? संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है। फिर अगले शासक है जिनका नाम है हाल। ये एक महान विद्वान और इन्होंने गढ़ सप्तशती महाराष्ट्रीय प्राकृत में 700 कामुक कविताएं लिखी, जिनका नाम है गढ़ सप्तशती। लीलावती भी इनके साथ जुड़ी हुई थी। इनके पास कविवत्सल और कविराज नामक जो है उपाधि मिली। ठीक है। तो हाल की बात की जाए तो उन्हें गढ़ सप्तशती और इन्हें कविवत्सल और कविराज की उपाधि मिली है। गढ़ सप्तशती जो महाराष्ट्र प्राकृत में 700 कामुक कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, तो किसने लिखी थी? हाल ने लिखी थी। अगले शासक हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। यह राजवंश का सबसे महान और 21वां शासक था। वह पहले सातवाहन शासक थे जिन्होंने अपने नाम के उपसर्ग के रूप में मां का नाम भी लिया था। गौतमी बालश्री उनकी मां का नाम था। तो उनके नासिक शिलालेख में इनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। किसके? गौतमी बालश्री, जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की मां रही हैं। उनका नासिक शिलालेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। इन्होंने नहपान को भी हराया और जोगल थाम्बी में शकों के सिक्कों को फिर से बनाया। इनकी उपाधि की बात की जाए तो इन्हें एक ब्राह्मण, द्विजकुल वर्धन, त्रिसमुद्राद तोय पिथा वाहन और बेना कटक स्वामी के नाम से जाना जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं। एक ब्राह्मण, द्विजकुल वर्धन, त्रिसमुद्रा तोय पिथा वाहन और बेना कटक स्वामी के नाम से इनको उपाधि जो है दी गई। अगले जो शासक हैं उनका नाम है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। इन्होंने शकों के रुद्रदमन की पुत्री से विवाह किया था और इन्होंने अमरावती स्तूप का विस्तार कराया। फिर है पुलमावी द्वितीय या फिर सिद्ध श्री सतकर्णी के नाम से इन शासकों को जाना गया, जिसका नाम था पुलमावी द्वितीय या सिद्ध श्री सतकर्णी। इन्हें जो है नवनगरा स्वामी की उपाधि मिली। ठीक है। फिर अगले शासक हैं यज्ञ श्री सातकर्णी। इनकी राजधानी धान्यकटक थी। इन्होंने जहाज प्रतीक सिक्कों सहित बड़ी संख्या में सिक्के, तांबा, सीसा, कांस और पोटिन जारी किए। इनका जो शीर्षक था त्रिसमुद्राधिपति। ठीक है। और इनसे जो जुड़े विद्वान थे उनका नाम था वात्सायन, जिन्होंने संस्कृत में कामसूत्र लिखा, और नागार्जुन, जिन्होंने सुहरुल लेखा में इन्हें संबोधित किया। अगले जो शासक थे उनका नाम था पुलमावी तृतीय। ये सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। पुलमावी तृतीय सातवाहन वंश के अंतिम शासक रहे हैं। और आगे हम बात करें इनके सातवाहनों की, तो सातवाहनों ने मौर्य साम्राज्य प्रशासन के प्रारूप का पालन किया
अपने राज्य को अमात्य और महामत्तारों के अधीन रखे गए। इन्हें 5 आहरों में विभाजित किया गया, जिनका क्षेत्र था, जैसे शहर जो उन्होंने बसाए, राज्य बसाए, तो राज्य को अमात्य और महामत्तारों के अधीन रखे गए। जो अधिकारी उन्होंने रखे हैं उनका नाम अमात्य और महामत्तार था, और इन्हें जो है 5 आहरों में विभाजित किया गया था। उन्होंने भूमि अनुदान जारी किया और ब्राह्मणों को स्थायी अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार जो भूमि अनुदान जारी करने वाले ये पहले भारतीय शासक बने हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कार्ले और नासिक में महासंभिगाओं अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करके इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो महासंभिगाओं बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने क्या किया, भूमि दान किया है। आगे बात करेंगे कि दक्कन की जो सबसे पुरानी गुफा है, जैसे भज, कार्ले, नाने घाट, नासिक, जुन्नार और अजंता की जो गुफाएं हैं वो सातवाहन काल की थी। अजंता की गुफाओं की गुफा संख्या 10 और 11 के सबसे पुराने भित्ति चित्र सातवाहनों के थे। सातवाहनों ने अमरावती शैली की कला और वास्तुकला को संरक्षण किया था। क्लियर है। सातवाहनों को 3 नए छोटे राजवंशों अर्थात जैसे अभिरा नासिक का क्षेत्र, इक्ष्वाकु कृष्णा बेसिन और प्रारंभिक पल्लव अर्थात कांची का क्षेत्र द्वारा इन्हें सफल बनाया गया था। इक्ष्वाकु पत्थर और ईंटों का उपयोग करके संरचनात्मक ब्राह्मणवादी मंदिरों का निर्माण करने वाले ये पहले भारतीय शासक थे। इन्होंने अमरावती शैली की कला और वास्तुकला को भी संरक्षण किया था। इक्ष्वाकु राजा वीर पुरुष दत्त एक ब्राह्मणवादी विरोधी और कट्टर बौद्ध थे। इन्होंने नागार्जुन कोंडा इनकी जो राजधानी थी में एक मूर्ति कला पर एक शिवलिंग और नाग पर पैर घसीटकर चलते हुए दिखाया गया। किसे? वीर पुरुष दत्त जो ब्राह्मण विरोधी और कट्टर बौद्ध थे। वो कौन थे? इक्ष्वाकु राजा थे। की बात करते हैं। सातवाहनों को प्रायद्वीपीय भारत मतलब उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में एक स्थानीय शक्ति वाकाटक द्वारा क्या किया गया था? सफल किया गया था। अब एक बात करते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की। ठीक है, तो इसके जो संरक्षक थे सातवाहन और इक्ष्वाकु थे। कला के इस स्कूल में इस्तेमाल की जाने वाली मध्य सामग्री सफेद संगमरमर की थी। राजाओं, राजकुमारों आदि को छवियों के माध्यम से दर्शाया गया था, जिसमें वे विभिन्न गतिविधियों से जुड़े थे और एक समूह में दिखाए गए थे। कला के इस स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि विभिन्न भावों और मुद्राओं में महिला आकृतियां थी। मुख्य केंद्र अमरावती और जग्गयापेटा, घंटासाला और नागार्जुन कोंडा थे। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर मौर्य साम्राज्य के जो विदेशी राजवंश थे यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर मौर्य युग के महत्व के बारे में, कौन कौन से महत्व रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।